वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हर्यंग डायनेस्टी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर्यंग डायनेस्टी स्टार्ट होती है 44 बीसी से 412 बीसी तक, मतलब ये ईसा पूर्व बात है। तो हर्यंग डायनेस्टी में सबसे पहला राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार का नाम श्रोनिका भी था। ठीक है, बिम्बिसार ने ही हर्यंक डायनेस्टी की स्थापना की थी, मतलब वो उसका फाउंडर था। उसके बाद मगध जो था वो बिम्बिसार की लीडरशिप में, मतलब बिम्बिसार के ही किसमें लीडरशिप का मतलब डील करा, उसने ही संभाला और उसने मगध को बहुत बड़ा राज्य बनाया। बिम्बिसार के कंटेम्पररी गौतम बुद्ध थे, मतलब जिस टाइम गौतम बुद्ध थे उसी टाइम बिम्बिसार था। फिर उसने क्या किया, उसने कौशला की प्रिंसेस कौशला देवी से शादी करी और लिच्छवी जो कि चेलन की सिस्टर थी उससे शादी करी, और मद्र जो कि खेम मद्र किंग की डॉटर थी उससे शादी करी। मतलब उसने 3 शादियां ऐसी करी, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, राजा जो होते थे वो शादी करके अपना राज्य बढ़ाते थे। क्या वो जैसे कि किसी भी राजा से शादी कर ली, किसी राजा की बेटी से, तो फिर उससे युद्ध तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बढ़ाने का एक तरीका है शादी कर लो। फिर क्या हुआ, ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ काशी एज अ डावरी इन हिज मैरिज विद द सिस्टर ऑफ किंग प्रसन्नजीत ऑफ कौशल। तो उनको जो काशी था वो दहेज में मिल गया, किससे शादी करने पे, कौशल के जो मतलब कौशल नरेश थे उनकी बहन से शादी करने पे। और उनकी बहन का नाम क्या था, कौशला देवी। नाम से कौशल कौशला एक ही जैसा है। और उनके भाई का नाम क्या था, प्रसन्नजीत। फिर उन्होंने क्या किया, अंग प्रदेश पे कॉन्कर किया, किसने, बिम्बिसार ने। उसके बाद उन्होंने अपना रॉयल फिजिशियन कौन होता है, चिकित्सक, उसका नाम क्या था, जीविका, उसको कहाँ भेजा, उज्जैन। उज्जैन एक दूसरा महाजनपद था, वहाँ पे भेजा उन्होंने, किसके पास, और अबंती किंग प्रद्योत के पास भी भेजा। तो ऐसे करके भी उन्होंने दूसरे राजाओं का फेवर लिया। अब जैसे तुम किसी की हेल्प करोगी तो फिर वो राजा तुमसे लड़ेगा थोड़ी ना, और हो सकता है कि वो अपने पार्ट अपनी राज्य का कुछ हिस्सा दे दे। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने मगध को मगध का विस्तार किया, मगध को बढ़ाया। Known as Senia, he was the first Indian king who had a regular and standing army। और इन्होंने एक सैन्य भी बनाई, मतलब जैसे सेना से ये शब्द, जैसे सेना जैसा शब्द है सैन्य। इन्होंने अपनी एक पहली आर्मी बनाई, ये पहले राजा थे जिनकी अपनी खुद की एक आर्मी थी। और इन्होंने एक शहर का निर्माण किया जिसका नाम था राजगीर, ठीक है, जिसको बाद में पाटलिपुत्र की जो राजधानी बना जा। अब हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का नाम था कुनिका। ये किस वर्ष में थे, 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक। ये थे बिम्बिसार के बेटे। और ये अजातशत्रु ने क्या किया था, राज सिंहासन पाने के लिए अपने पिता का वध कर दिया था, ही किल्ड हिज फादर। फिर अजातशत्रु ने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, मतलब एक क्रूर सी नीति अपनाई। उसमें उन्होंने क्या किया, काशी पे पूरा कंट्रोल कर लिया। और जो पहले से इनके मम्मी के रिश्ते थे ना, जैसे क्योंकि उनकी मम्मी वहाँ की राजकुमारी थी कौशल की, वो सब इन्होंने तोड़ दिया और पूरी तरीके से अटैक करके उसे अपने अंडर में ले लिया। दूसरी जो थी बज्जी बज्जी कन्फेडरेशन वॉज अजातशत्रुज नेक्स्ट टारगेट ऑफ अटैक। His war was lengthy one, and tradition tells us that after a long period of 6 years, he was able to defeat the Bajji only through decide by sowing the seeds of discord among the people of Bajji। तो माना जाता है कि जो बज्जी था, बज्जी भी एक प्रदेश था ना, महाजनपद ही था। तो क्या हुआ, उसमें उन्होंने 16 साल लग गए उस पर कंट्रोल करने पे। और कैसे किया, वहाँ के लोगों को भड़का भड़का के, मतलब बहुत कठिन था कि उस राज्य को जीतना अजातशत्रु के लिए। और 3 चीज़ें जो थी दैट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू डिफीट द बज्जी, एक तो था सुनिधा एंड बत्सकार, जो क्या थे, अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, पहले राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। तो एक तरीके से इन्होंने षड्यंत्र रचने में मदद करी। दूसरा था रथमौशला, ये क्या था, एक टाइप का रथ था, मतलब एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रथ था जिसकी वजह से भी वो जीत सके। और तीसरी थी महाशिलंकता, एक वॉर इंजन था।
जिससे कि बड़े बड़े पत्थर जो थे फेंके जा सकते थे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने काशी और बज्जी दोनों चीज़ों को अब मगध में मिला दिया और जो था अपनी पावर और बढ़ा दी गंगा वैली में। फिर इन्होंने क्या करा, राजगृह में एक फोर्ट बनाया, एक वॉच फोर्ट या फिर जिसे हम जलदुर्ग कह सकते हैं। एक विलेज जिसका नाम था पटाली वहाँ पे बनाया गंगा के किनारे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम बिहार में है। ओके, नाउ कमिंग टू उदयन। हमने पढ़ लिया है बिम्बिसार, अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन का रेन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र है कहाँ, वो है सोन और गंगा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर। पहले मगध की राजधानी होती थी राजगिरा, अब नई कैपिटल शिफ्ट करके उन्होंने पाटलिपुत्र कर दी। ये पाटलिपुत्र अभी थोड़ी थोड़ी पटना के पास ही माना जाता है बिहार में, ठीक है। फिर उदयन वॉज सक्सीडेड बाय अनिरुद्ध, मुंडा एंड नागदशक। मतलब ये उदयन के बाद राजा बने, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग राजा नहीं थे कि ये अपना राज्य संभाल पाए अच्छे से। तो धीरे धीरे ये वाली डायनेस्टी ख़त्म हो गई, मतलब हर्यंक डायनेस्टी ख़त्म हो गई और एक नया वंश जिसे शिशुनाग वंश या फिर शिशुनाग डायनेस्टी कहते हैं वो शुरू हो गया। और शिशुनाग डायनेस्टी बहुत कम टाइम चली है, 412 BC से लेके 344 BC तक। जो नाग दशक था वो वॉज अनवर्दी टू रूल, मतलब एक बेकार राजा था। तो लोगों ने क्या करा, शिशुनाग को अपना राजा चुन लिया, जो कि पहले जो नाग दशक का मंत्री हुआ करता था, मतलब पुराने मंत्री को अब नया राजा बना दिया गया। शिशुनाग का एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये है कि उसने प्रद्योत डायनेस्टी जो कि अवंती में थी, अवंती जो दूसरा महाजनपद था मगध का पड़ोसी, उसको उस पर विजय प्राप्त कर ली। किसने, शिशुनाग ने। फिर और क्या करा उसने, बॉट टू एन एंड द 100-year-old लाइब्रेरी बिटवीन मगध एंड अवंती। और उसी के साथ जब अवंती पे कब्जा कर लिया तो अवंती और मगध के बीच में जो सालों से एक युद्ध चल रहा था, दुश्मनी चल रही थी, उसका भी समाप्ति हो गई। जब एक शत्रु ही नहीं रहा तो दुश्मनी किससे। और अवंती भी फिर मगध का पार्ट बन गया। शिशुनाग के बाद काल अशोक आया। काल अशोक जिसको हमने पढ़ा था उस टाइम बुद्ध काउंसिल में। अशोक के बाद काल अशोक ने कराई थी थर्ड बुद्ध काउंसिल, याद होगा आप लोगों को। फिर हिज रेन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही कन्वेंट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। अगला है नंद डायनेस्टी। अब ये इसके बाद नंद लोग रूल करना शुरू कर देते हैं। शिशुनाग को हटाया महापद्मानंद ने, और उन्होंने एक नए राजाओं की लाइन शुरू कर दी या नया वंश शुरू कर दिया, नंद वंश। महापद्मानंद को हम सर्व कष्त्रंतक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अपरूटर ऑफ द क्षत्रिय, क्योंकि ये नॉन क्षत्रिय था और इसने क्षत्रियों को हरा के एक नया वंश शुरू करा था। और उग्रसेन भी कहते हैं। उग्र का मतलब होता है थोड़ा सा क्रूल सा या फिर एग्रेसिव सा। तो ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, मतलब इसके पास एक उग्र सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। पुरांस कॉल महापद्मा इकारत, और पुरांस में महापद्मानंद का नाम इकारत दिया हुआ है। इकारत का मतलब एक रथ, मतलब अकेला राजा। इससे पता चलता है कि उसने अपने आसपास के बहुत सारे राजाओं को हराया होगा। और ये भी कहा जाता है कि द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब पहला शासन बनाने वाला इंडियन हिस्ट्री में। क्योंकि महापद्मानंद के बाद ही से बड़े, मतलब नंद डायनेस्टी से ही बड़ा साम्राज्य भारत में बनना शुरू हुआ था। क्योंकि इसके जस्ट बाद सबसे बड़ा साम्राज्य अभी तक का साम्राज्य जो कि मौर्य साम्राज्य है, उसकी स्थापना होगी। फिर महापद्मानंद के बाद आता है धनानंद। महापद्मानंद के 8 बेटे थे, पर उसमें से धनानंद ने सक्सीड किया। द लास्ट के धनानंद इज पॉसिबली आइडेंटिकल विद एग्रेम्स और जेंड्रियम्स ऑफ ग्रीक टेक्स्ट। उस टाइम इसी जब धनानंद था उसी टाइम पे अलेक्जेंडर आया था भारत पे आक्रमण करने, जिसको पोरस ने ही रोक लिया था। पोरस ने उसको हेडेस्पस की लड़ाई में रोक लिया था, जिसको हिंदी में झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो उस टाइम पे इधर नॉर्थ इंडिया में कौन रूल कर रहा था, धनानंद। तो ग्रीक जो जब लड़ाई होती थी ना, तो वो लिख भी रहे थे थोड़े थोड़े टेक्स्ट, तो उसमें ये सब नामों का जिक्र होता है। तो हो सकता है वो धनानंद के लिए यूज़ किया गया हो। एक राइटर था क्यूटियस,
ग्रीक का, जिसने लिखा है कि धनानंद के पास 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 कैरियट्स और 3,000 एलिफेंट्स होते थे। मतलब हमें ज़रूरी नहीं कि उसकी फिगर्स एग्जैक्ट हो, लेकिन हमें इतना तो ज़रूर पता चलता है कि उनके पास बहुत बड़ी आर्मी होगी। हो सकता है इतनी बड़ी ना हो, पर जिसने इतने नंबर बड़े लिखे हैं तो बहुत बड़ी तो मान ही सकते हैं कि बहुत बड़ी आर्मी होगी। इसके बाद हो सकता है कि इसीलिए अलेक्जेंडर और डर गया हो और वो इधर की तरफ नहीं पड़ा। फिलहाल वो अलग बात थी, क्योंकि पोरस ने ही उसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था और उसकी सेनाएं रुक चुकी थी। फिर अगला है द नंद डायनेस्टी केम टू एन एंड अबाउट 322 टू 21 BC। मतलब नंद डायनेस्टी मान सकते हैं कि 322 BC में ख़त्म हो गई और इसके बाद एक नया वंश शुरू हुआ, मौर्य वंश, विथ चंद्रगुप्त एज द फाउंडर। और चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया था कौटिल्य ने। थैंक यू।